आज हम ले रहे हैं बच्चों लेसन 3 जिसका शीर्षक है जन पोषण तथा स्वास्थ्य। ठीक है, जन पोषण का मतलब क्या हुआ? जनता में पोषण से संबंधित बात करना है, तथा स्वास्थ्य से संबंधित है कि वो स्वस्थ रहे। ठीक है, पोषण से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, वही हम इसमें ले रहे हैं। अधिगम क्षेत्र क्या है? अधिगम उद्देश्य क्या है? अधिगम उद्देश्य है कि जो विद्यार्थी इसको पढ़ने के बाद क्या समझ पाएगा। अध्याय को पढ़ने के बाद शिक्षार्थी मतलब बच्चे क्या पढ़ेंगे, स्टूडेंट क्या समझ पाएंगे? जन पोषण के महत्व को समझ सकेंगे। जनता में मतलब जो जनता होती है उसमें पोषण की कितनी आवश्यकता नहीं होती है। ये एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे समुदाय सामंजस्य से बात कर रहे हैं। ठीक है, कि एक देश और एक जहाँ रहते हैं पूरा समुदाय स्वस्थ रहे, उससे संबंधित है, तो जन पोषण से बात करेंगे। ठीक है, जन स्वास्थ्य के महत्व को पोषण समस्याओं का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। जो स्वस्थ रहने के लिए पोषण की कितनी आवश्यकता है उसके बारे में बात करेंगे। उन कारकों को समझ सकेंगे जो पोषण समस्याओं से संबंध है। पोषण समस्याओं के समाधान हेतु कार्यनीति का वर्णन भी कर सकेंगे। महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्याओं के निपटाने के लिए चल रहे कार्यक्रम की जानकारी अवगत होंगे। जो सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। अब प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। ठीक है, आपको स्मरण होगा कि कक्षा 11 में हमने पोषण, स्वास्थ्य व स्वास्थ्य की खुशहाली के संकल्पना के बारे में पढ़ चुका है, और आप स्वस्थ की बुनियादी के रूप में अच्छे पोषण को भी जानते हैं। मतलब अगर अच्छा पोषण रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। इस संदर्भ में जन शब्द का महत्व है। आइए हम पता लगाएं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वास्थ्य की परिभाषा पहले से परिचित है। जन स्वास्थ्य की संकल्पना का अर्थ है लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास। सरकार के द्वारा जो जनता की भलाई के लिए कार्य किया जाता है वो जन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। कक्षा 11 में आपको अल्प पोषण व अति पोषण के शब्दों से परिचय कराया था। अल्प पोषण मतलब दोनों की ही, कुपोषण भी हो सकता है, अल्प पोषण और अधिक पोषण दोनों ही नुकसान की स्थिति में कह सकते हैं हम। अब हम बात करेंगे महत्व की। हमें पोषण के इस क्षेत्र में विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है? अब है कि हम ज़्यादातर ध्यान क्यों दें, कि हर व्यक्ति अपना ध्यान रखे, लेकिन हम क्यों दें, सरकार क्यों दे, उसके क्या कारण है, उसके महत्व को। 5 वर्ष की कम आयु के बच्चों का प्रतिशत आयु मृत्यु के कारण कुपोषण होता है। 5 साल के बच्चों के बीच में जो मृत्यु होती है उसका कारण कुपोषण होता है। ठीक है, हमारे देश में पोषण संबंधी समस्याओं के आंकड़े खतरे को संकेत देने वाली परिस्थिति को दर्शाते हैं। मतलब जो आंकड़े सांख्यिकी विभाग के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वो आंकड़े परिस्थितियों, वास्तविक परिस्थिति से अवगत करवाते हैं कि हकीकत क्या चल रही है। ठीक है, इसके अंदर है भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/3 बच्चे कम जन्म भार वाले बच्चे होते हैं, अर्थात जन्म समय उनका भार 2.5 किलो से कम होता है। शिशु की अक्षमता के साथ साथ जीवन की आरंभ करते हैं जो उन्हें उसकी विकासशील अवस्था में निरंतर कष्ट देता रहता है, उसकी प्रौढ़ अवस्था तक भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जन्म के समय भी वो कुपोषित होएगा तो वो निरंतर उसका जो चक्र है वो निरंतर चलता रहेगा और वो अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो ये प्रतिकूल प्रभाव उसकी वृद्धावस्था तक चला रहता है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार के विद्यालय पूर्व आयु बच्चे के लिए बुद्धिमंद होती है। ठीक है, और लगभग आधे बच्चे मध्यम और साधारण अल्पायु से अल्प पोषण से ग्रसित रहते हैं। बच्चे और प्रौढ़ों की संख्या गंभीरता के विभिन्न स्तरों पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से सबसे अधिक महत्व वाले पोषक तत्व लोहा तत्व, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फोलिक अम्ल और विटामिन बी, ये सबसे ज़्यादा जो माइक्रोन्यूट्रिशन है वो उसकी कमी देखी जाती है। सिर्फ थोड़ी सी मात्रा लेने से उसका शरीर स्वस्थ रह सकता है, उसकी बात है इसमें। ठीक है, यदि समय पर इन समस्याओं को नियंत्रित नहीं किया जाए तो ये केवल शारीरिक वृद्धि पर ही प्रभाव नहीं डालती है, जिसके कारण वयस्क होने पर शरीर का कद छोटा रह जाता है, बल्कि वे मानसिक और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित कर सकते हैं।
ये सब मिलकर फिर जीवन को उत्पादकता में कमी डाल सकते हैं, विपरीत हो सकता है इसका प्रभाव। कुपोषण का बहुत अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है। विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि कुपोषण के कारण उत्पादकता में क्षति जीवन भर में कमाई का 10% ही से अधिक होती है। जो कुपोषित होते हैं उनकी कमाई कितनी होती है? बहुत कम होती है। जब आर्थिक स्तर, जब पैसे कम रहेंगे तो उनका जीवन भी कम रहेगा। तो ये सब एक चक्र, पूरा कुपोषण का चक्र चलता रहता है। राष्ट्र के समग्र घरेलू उत्पाद 2.3% ही होता है। जो उसकी जो उत्पादक क्षमता बहुत कम होगी, जब उत्पादक क्षमता कम होगी तो उसका जो GDP होगा बहुत कम बनेगा। इससे देश को भी नुकसान होगा। इससे स्पष्ट है कि यदि हम कुपोषण का समाधान कर लेते हैं तो भारत को विकास और आर्थिक वृद्धि में सहायक बन सकते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति, एक राष्ट्र, समाज स्वस्थ है तो वो अपना योगदान बहुत अच्छा सा देगा। ठीक है, भारत में अधिक समस्या अल्पपोषण की होती है, तथापि अतिपोषण की समस्या भी बढ़ रही है। अभी हम अल्पपोषण की बात कर रहे हैं, लेकिन अतिपोषण भी हमारे सामने नजर आ रहा है। बच्चों की क्रियाशीलता में कमी आ रही है, पैदल कम चलते हैं, वाहनों का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, जो शहरी क्षेत्रों में क्या करते हैं बच्चे, शहरी क्षेत्रों में बच्चे खेलते नहीं हैं, उनका सारे एक्टिविटीज़ ही अलग है। इंडोर गेम ज़्यादा रहता है, तो इंडोर गेम से उसकी शारीरिक वृद्धि विकास प्रभावित करता है, विभिन्न रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य विकल्प के रूप में स्वास्थ्य कारक हो गए हैं, क्योंकि उसमें खाद्य पदार्थ, तेल पदार्थ, अल्पाहार, स्नैक्स, पाश्चात्य संस्कृति जैसे कि बर्गर, पेस्ट्री, बिस्किट, पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्री, मृदु पेय, यहाँ तक कि भारतीय मिठाइयाँ, समोसे इत्यादि में भी ऊर्जा और शक्कर, नमक की मात्रा अधिक रहती है, वसा की मात्रा अधिक रहती है। अन्य पोषकों में रेशों की कमी हो जाती है, तेजी से हमारे दैनिक आहार का हिस्सा बनते जा रहे हैं। इसके साथ ही साबुत अनाजें, दालों, सब्जियां, फल, इसका भी हम सेवन कम कर रहे हैं। इसके कारण भी अवांछित अनुचित भार में वृद्धि हुई है, अतिभार मोटापा घेर लिया है। अंततः से अन्य रोगों के साथ साथ उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, गठिया, आर्थराइटिस आदि जैसे संक्रामक रोगों से कुप्रभाव से शारीरिक स्वास्थ्य पर नहीं डालते हैं, बल्कि जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं, बल्कि वित्तीय बोझ को बढ़ाते हैं। अतः कहा जाता है कि भारत कुपोषण का दोहरा भार झेल रहा है। कुपोषण का दोहरा भार कैसे कह सकते हैं? इसमें अतिपोषण भी है और अल्पपोषण भी है, अल्पपोषण, अतिपोषण भी है। इसके अतिरिक्त यद्यपि चेचक जैसे संक्रामक रोगों पर नियंत्रण पा लिया है, HIV, एड्स रोग के, क्षय रोग, यकृत शोथ, हेपेटाइटिस, मलेरिया जैसे कि व्यापक में बढ़ रहा है। इन संक्रामक रोगों को अंतिम परिणाम उन लोगों के लिए बदतर है जिनकी सही पोषण नहीं मिलता है, अर्थात अल्पपोषित होते जा रहे हैं। मोटापा, मधुमेह, HIV, एड्स से पीड़ित होने के कारण इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। इससे डॉक्टरी, आहार विशेषज्ञों और सरकार के उपचार नियंत्रण का रोकथाम के लिए बड़ी चुनौती सामने हो गई है। जन स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रशिक्षित संगठन, उसमें जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ भी सम्मिलित होते हैं। समस्याओं पे विचार करने और समाधान करने की अत्यधिक आवश्यकता है। आइए पहले स्वयं जानें कि जन स्वास्थ्य पोषण क्या है। जन स्वास्थ्य पोषण क्या है? सरकार के द्वारा जनता को जो स्वस्थ रहने के लिए पोषण के लिए व्यवस्था की जाती है, वो जन स्वास्थ्य पोषण आता है। ठीक है, जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन करने वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए पोषण संबंधी रोगों, समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों के जरिए लोगों को पोषण के संबंधी रोगों, समस्याओं के समाधान कराता है। जन स्वास्थ्य आहार विशेषज्ञ व्यावसायिक जनसंख्या, बड़ी जनसंख्या के लोगों के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। प्रभावित होने वाली समस्या के समाधान के लिए बड़े पैमाने पर सुनियोजित बहु विषय पद्धति का उपयोग किया जाता है। अतः यह क्षेत्र बहु विषय प्रकृति का है। जीवन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों की बुनियाद पर टिका हुआ है। यह पोषण के अन्य क्षेत्रों जैसे कि नैदानिक पोषण, आहारी की भिन्नता रखता है, क्योंकि इसके लिए समुदाय, जनता, विशेष रूप से अति संवेदनशील समूह समस्याओं के समाधान के लिए व्यवसाय की आवश्यकता होती है। जन पोषण ज्ञान का एक विशिष्ट भाग होता है जो पोषणात्मक, जैविक, व्यवहार संबंधी, सामाजिक व प्रबंध विज्ञानों से विकसित हुआ है। इसका वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है कि समाज के संगठित
संगठित प्रयासों और कार्रवाइयों द्वारा स्वास्थ्य उन्नत करना है। परिस्थितियां रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि की दीर्घ बनाने की कला विज्ञान है। अब समुदाय क्या है? समुदाय लोगों का कैसे विशिष्ट समूह होता है जिसमें कुछ विशिष्ट विशेषता पाई जाती है, जैसे एक जैसी भाषा, एक सरकार, एक राष्ट्र, एक राज्य, एक शहर, अथवा एक जैसी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। जन पोषण के क्षेत्र में किसी भी पेशेवर प्रोफेशनल का काम अच्छे पोषण को बढ़ावा देना है अथवा पोषण संबंधी समस्याओं को रोकना है। इसके लिए महत्वपूर्ण है समस्या और उसकी व्यापकता की पहचान करना, यह समझना कि कैसे और क्यों समस्याएं पैदा होती हैं, और इसके उपरांत कार्यनीति की योजना बनाना, उन्हें लागू करने के लिए कार्रवाई करना, फिर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना। किसी भी समाज में पोषण की समस्या केवल भोजन से संबंधित नहीं होती है, अपितु विभिन्न प्रकार के कई स्तरों पर कई प्रकार की परस्पर क्रिया होने के वाले परस्पर संबद्ध कारक होते हैं जिनकी जड़ें गरीबी में निहित होती है। चित्र 3.1 संक्षेप में दिया गया है। स्थिति बदतर हो गई है क्योंकि अधिकांश परिवारों को मूलभूत सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। ग्रामीण परिवारों में शौचालय की सुविधाएं नहीं है। अपर्याप्त सफाई के कारण कई कार्य दिवस में हानि होती है, साथ ही आर्थिक दृष्टि से भी हानि होती है। इसके अतिरिक्त जनसंख्या के बड़े भाग को सुरक्षित पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो पाता। प्रतिदिन जनसंख्या जनहित जल जनित रोगों के कारण कार्य दिवसों में हानि हो रही है। जैसा कि ए बी में दिखाया गया है, पोषण समस्याओं से संबंधित कारक, आर्थिक कारक, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से लेकर कृषि नीति, उत्पादन, विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं, सेवाएं, उपलब्धता, उन तक पहुंचकर सरकारी नीतियां, राजनीतिक इच्छा शक्ति, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों तक विस्तारित है। भारत में पोषण संबंधी समस्याएं। हमारे लिए अपने देश की पोषण समस्याओं के बारे में जानना महत्वपूर्ण। आइए हम संक्षेप में चर्चा करें। प्रोटीन की कमी से क्या होता है उसके बारे में बातें। ऊर्जा कुपोषण PEM यह हर समाज में पाया जाता है, यहाँ तक कि विकसित औद्योगिककृत देश में भी। यद्यपि इसमें विकासशील देशों की अपेक्षा संख्या कम हो गई है। यह जरूरतों की अपेक्षा पर्याप्त भोजन भी लेने में होता है, अर्थात व्रत पोषकों और ऊर्जा के प्रोटीन की अपर्याप्त अंतःग्रहण। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण से ग्रसित होने का खतरा अधिक होता है। यद्यपि बड़ी उम्र के लोगों को जो क्षय रोग, एड्स से रोग ग्रसित है, उन्हें भी कुपोषण का खतरा रहता है। इसका निर्धारण मानव मितिक मापों, भार और ऊंचाई द्वारा किया जा सकता है। अब इसमें हम ये जो चक्र देख रहे हैं, ये अल्प पोषण से संबंधित कारक है। सबसे पहले क्या होता है? मूलभूत कारण क्या रहते हैं? मूलभूत क्या कारण रहते हैं? वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता के उदाहरण, जनशक्ति, मानव संसाधन, वित्तीय संगठनात्मक सेवा, अस्तित्व, उसके संचालन में नियंत्रण करने का तरीका, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था, इसमें महिलाओं की स्थिति, समस्याओं समाधान हेतु कार्यक्रम के लिए निधि का आवंटन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, जैवीकरण, संभावित संसाधन, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी के लोग। अब इसका प्रभाव क्या रहेगा? इसका प्रभाव रहेगा घरेलू पारिवारिक स्तर पर अंतर्निहित कारण। भारत में अपर्याप्त उपलब्धता, अपर्याप्त मातृ शिशु की देखभाल के तरीके, अपर्याप्त जल सफाई की स्वच्छता, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं कम पहुंच, अपर्याप्त अथवा उचित जानकारी, महिलाओं को अभाव, वृद्धजनों और बालिकाओं में भेदभाव और अपर्याप्त शिक्षा। उसके बाद जो व्यक्तिगत स्तर पर तात्कालिक कारण में कुपोषण आ जाता है, अक्षमता आती है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है, रोगग्रस्त हो जाता है, अंतिम तो कुपोषित होता है, अक्षम हो जाता है और मृत्यु हो जाती है। तो ये इस डायग्राम से ये चीज हमने समझी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, एक व्यक्ति अल्पाहारी तब कहलाता है, ठीक है, जब उसके शरीर में उसकी आयु के अनुरूप उचित भार कम होता है, बोनापन होता है, छोटा कद होता है। तब शरीर की ऊंचाई आयु के अनुरूप उपयुक्त ऊंचाई से कम होती है। जब भार ऊंचाई की तुलना में पर्याप्त नहीं होता है तो क्षयकारी स्थिति कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इससे आगे।
सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से गंभीर रोग होते हैं?